हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ये हमारा थर्ड पार्ट है जो आपके जो जिला सहकारी बैंक के जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए आपका थर्ड पार्ट है। जितने भी जो एमसीक्यू बनाए गए हैं सभी आपका जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन टाइप के बनाया गया है, सभी जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा। साथ ही साथ आप दूसरा व्यापक अगर पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। कि आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान इसमें और जो कंप्यूटर संबंधी कंप्यूटर से सेक्शन से सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन इसमें मिक्स क्वेश्चन है लोग ही जो कि आपके सहकारी बैंक के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो स्टार्ट करते सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखते हैं कंप्यूटर संबंधित जो सामान्य ज्ञान बैंकों में जो चेक रीड किए, जैसे बैंकों में जाते हैं तो चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ओसीआर का, एमसीआर का, एमआईसीआर का या आपका ओएमआर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बैंकों में चेक रीड करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? तो एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक चेक रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो बैंकों में चेक रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एमआईसीआर। कभी कभी पटवारी वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिए तो फुल फॉर्म इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाला व्यापम के जो छात्रावास अधीक्षक हो चाहे पटवारी हो तो उसके लिए काम आएगा कंप्यूटर संबंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं GUI। तो इसको GUI, इसका GUI का पूरा नाम क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है या ग्राफिकल यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन होता है या ग्राफ यूजर इंटरफेस होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो GUI इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ, जैसे आपका CPU को कभी पूछ दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कहीं से भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? CD को, CPU को, फ्लॉपी डिस्क को या प्रोसेसर को? तो इसको सभी आंसर पता होगा, CPU को। सेंट्रल जो प्रोसेसिंग जो यूनिट है इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, ये सभी नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको CPU याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, बूटिंग, टर्निंग ऑन या रीस्टार्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कंप्यूटर में चालू करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर भाषा में इसको बूटिंग कहलाती है। याद रखिए, बूटिंग कंप्यूटर भाषा का जो लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया है इसको यहाँ पे इस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? चालू करने की आपके बूटिंग कहलाती है। बंद करने की जो प्रक्रिया क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो मैं जब छात्रावास का जो क्वेश्चन चलाता है 1000 यहाँ पे कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन में जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े होंगे तो सभी मैं बताया था चालू करने की प्रक्रिया, बंद करने की प्रक्रिया। इसी तरह जो चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, बंद करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, शट डाउन उसको बोला जाता है। तो कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे SMPS का पूरा नाम क्या होता है? या SMPS सुने होंगे, कई बार बोले होंगे। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्विस मेक पावर शॉप, मेक पावर शॉप बोला जाता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या इसको मैन पावर सप्लाई बोला जाता है या सेव पावर मैन सप्लाई कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो SMPS का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कोबोल क्या है? तो कोयले की एक राख है, कंप्यूटर भाषा है, मूवी भाषा, ये विशेष प्रकार के प्रोसेसर होता है। तो कोबोल जो है एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा, जो कि कोबोल एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इसको या जैसे पास्कल, फोर्ट्रान, ये सभी आपके कंप्यूटर भाषा है जो कि उच्च स्तरीय भाषा इसको बोला जाता है। तो कोबोल भी एक कंप्यूटर का भाषा है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवांछित और अनचाही जो ईमेल या जो जीमेल खालिस्तान कहलाती है, तो इसको क्या कंप्यूटर भाषा में इसको क्या बोला जाता है? स्पैम कहलाता है, फ्लेम कहलाता है, जंक कहलाता है या उपरोक्त सभी कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपके ईमेल जीमेल वगैरह हम देखेंगे तो अनचाही आप मतलब
पड़ा रहता है ईमेल वगैरह में देखेंगे तो ये आपका जीमेल आपका स्पैम कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, बिना वजह के आपके ईमेल वगैरह जीमेल में उपयोग मतलब आप फालतू का पड़ा रहता है, इसको कंप्यूटर भाषा में इसको स्पैम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित कौन से कार्य किए जा सकते हैं? ईमेल, शिक्षा, खरीदारी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो हम ईमेल भी कर सकते हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, खरीदारी भी, शॉपिंग भी। आजकल तो सभी काम हो जा रहा है, तो ये आपको इंटरनेट से उपरोक्त सभी हम काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप निम्न में से कौन सा जो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेबसाइट, इंटरनेट, लैपटॉप या मोजिला फायरफॉक्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कहाँ पे वेब ब्राउज़र का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेब ब्राउज़र जो हम ब्राउज करके चलाते हैं नेट वगैरह इंटरनेट, तो मोजिला जो फायरफॉक्स है इसके हम इस ब्राउज़र को उपयोग करके हम यहाँ पे इंटरनेट चला पाते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है? MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का या आपका MS एक्सेल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है, तो आपका MS जो पावर पॉइंट है तो स्लाइड वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है जिसको MS पावर पॉइंट में होता है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज खाली स्थान कहलाता है? वर्कशीट, टेक्स्ट पेज, स्लाइड या प्रस्तुति? तो पावर पॉइंट में जो प्रत्येक पेज आपका क्या कहलाता है? तो इसको स्लाइड बोला जाता है। यहाँ पे स्लाइड आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो फार्मूला सही रूप से प्रविष्ट है? तो यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बता देता हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला है आपका, ये वाला जो फार्मूला सही फार्मूला यहाँ पे बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है एक प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या आपका आउटलाइन व्यू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू आपका कहाँ पे होता है? तो आपका प्रिंट लेआउट व्यू में होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। MS वर्ड से आपका क्या क्या कर सकते हैं? तो MS वर्ड से ऑफिस वर्क के लिए, साथ ही साथ जो रिज्यूम वगैरह बनवाते हैं MS वर्ड में, सभी जो आप यहाँ पे दो MS नोट वगैरह सभी आप इसमें काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पॉइंटिंग युक्त उपकरण है, खाली स्थान एक पॉइंटिंग युक्त उपकरण है, माउस, प्रिंटर, स्कैनर या कीबोर्ड? तो खाली स्थान एक पॉइंटिंग युक्त उपकरण है, तो ये आपका जो माउस होता है एक पॉइंटिंग युक्त उपकरण है। कहने का मतलब ये तीर का निशान हो, मतलब ये जो एक के हिसाब से पॉइंटिंग युक्त उपकरण कहने का मतलब आप कहीं से भी इसको जैसे आपको कोई भी फोल्डर वगैरह को ओपन करना है या कुछ करना है, तो जब तक आप माउस का उपयोग करके आपको यहाँ पे जो जो पॉइंटिंग युक्त जो उपकरण है माउस का, जो यहाँ पे जहाँ पे आपको पॉइंट करने या कुछ काम करने वहाँ पे आप ले को उपयोग करके माउस का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का विस्तारित रूप क्या है? या HTTP का जो फुल फॉर्म कई बार पूछा है, बहुत बार रिपीट किया गया है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको इंटरनेट संबंधी इसका उपयोग किया जाता है, सर्च वगैरह इंजन में आपका काम करती है, तो इसको याद। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सहकारिता जो अधिनियम और बैंकिंग से भी इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सहकारिता अधिनियम के साथ साथ हम बैंकिंग क्षेत्र में जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो सहकारी अधिनियम और बैंकिंग के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदम्बा राय, अनिला भेड़िया, अरुण कुमार या आपका फिरोज अली? तो छत्तीसगढ़ सहकारी जो अधिकरण के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? तो जगदम्बा जो राय है, जगदम्बा राय वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, जगदम्बा राय को। तो इसको याद रखिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसलिए रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रघुवीर सिंह, मोहन मरकाम, मोहम्मद अकबर या आपका कवासी लखमा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सिंह, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो रघुवीर सिंह जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष हैं सहकारी अधिकरण के, तो इसको याद रख।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 जून 2005 को, 27 मई 2014 को, 15 मार्च 2009 को या 26 जनवरी 2012 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 मई सन 2014 को। 27 मई सन 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन यहाँ पे किया गया। तो बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में या जगदलपुर में? तो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का जो हेड क्वार्टर मुख्यालय आपके बिलासपुर में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी जी? तो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? तो भारत के बोला गया, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं, इसको याद रखिए, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सहकारिता के जनक किसको माना जाता है? या भारत के सहकारिता के जनक कौन है? अरस्तु जी, इरोस्थनीज, हेरोडोटस या आपका एफ निकोलसन? तो एफ निकोलसन, इनको नाम को याद रखिए, इनको भारत के सहकारिता के जनक इनको कहा जाता है। एफ निकोलसन नाम को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में, 1908 में, 1912 में या 1914 में? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो है 1904 में यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो बता चुका हूँ, रविंद्र चौबे जी हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी साख जो अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904, 1906, 1908, 1911 में। तो 1904 में सहकारिता जो साख अधिनियम इसको पारित किया गया था 1904। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में सहकारिता का विषय क्या है? तो राज्य सूची का, केंद्र सूची का, सरकार का या बैंक का? तो राज्य सूची के आपका जो वर्तमान में सहकारिता का जो विषय है आपका राज्य सूची का, राज्य का सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सहकारिता का जो प्रारंभ किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन, नाम को याद रखिए। तो विश्व में देखेंगे तो सहकारिता का जो प्रारंभ करता है रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष को सहकारिता शताब्दी वर्ष के रूप में इसको मनाया गया था? तो 2004 का जो साल है तो इसको सहकारिता शताब्दी के वर्ष में इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी अधिकरण के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? रविंद्र दुबे, डॉक्टर किरणमयी नायक, अनिला भेड़िया या मोहन मरकाम? तो रविंद्र दुबे जी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारी विभाग के मंत्री इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी सोसाइटियों का जो प्रबंध का उल्लेख किसमें किया गया? तो अध्याय 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समिति का पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो समिति का जो पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो लगभग 45 दिनों के भीतर इसको किया जाना। तो चलिए आज का जो सेशन है आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का जो क्वेश्चन कैसे लगा। ये हमारा 3rd पार्ट है, बाकी जो दो पार्ट अपलोड हुई उसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।